ओके, तो एक बात बताओ, चैप्टर का नाम क्या है? अकाउंटिंग रेशियो। आखिरी पड़ाव आपकी 12वीं क्लास के सिलेबस का, ठीक है? मतलब आखिरी पड़ाव इन सेंस कि ये लास्ट बुक है जो आपकी सिलेबस की है। और डिबेंचर्स जो है, सच बताऊं अगर तो दिल से बोलूं, ख़त्म हो गया। बताता हूं कैसे, जब करेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि जितनी एंट्रीज हमने वहाँ करी वो रेप्लिकेट वहाँ चिपकाएगी, कॉपी पेस्ट, ठीक है? पूरे लॉजिक कॉपी पेस्ट, कॉल इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, सब चीज़ें वही रहने वाली है। बट कोई नहीं, उसको भी करेंगे, डिस्कस करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? बट अब आखिरी पड़ाव पे चालू हो जाते हैं। मतलब बीच में कोई ये ना बोलते ना सर वो डिबेंचर रहता है, तो वो सिर्फ 1-2 क्लास का मेहमान है बस, वो डिबेंचर जो है हमारा, ठीक है? तो अब अगर मैं अकाउंटिंग रेशो पे बात करूँ तो सबसे पहली बात तो अकाउंटिंग रेशो पे नहीं आना। पहले एक काम करते, इसको काटा लो। चलो, तो मैंने कहा सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, अभी तक हम लोग किसकी अकाउंटिंग करते हुए आए हैं? थर्ड बुक है ना? अभी तक किसकी अकाउंटिंग करते हुए आए हैं? पार्टनरशिप की करी, सोल प्रोप्राइटरशिप की करी क्या? देखो एक बार जरा, सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग करी, साथ में आपने पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कर ली, काफी चीजें तो सीख ही ली। इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता था जरा बताओ मेरे को एक बारी, सोल प्रोप्राइटरशिप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। क्या नहीं, पड़ोस पड़ोस, अरे ये यार, ठीक है। चलो, तो मैंने कहा सोल प्रोप्राइटरशिप में कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती थी, मुझे बताओ जरा फटाफट से। सर एक तो हम लोग बनाते थे वो ट्रेडिंग और P&L बनाया करते थे, याद है क्या? फिर साथ में एक और चीज बनाते थे, बैलेंस शीट भी बनाया करते थे, किसी को याद हो तो, है ना? कैसे बनाते थे वो? एसेट लायबिलिटी वहां डाला, नॉन करंट लायबिलिटी, वो सारी चीजें, ठीक है? इसके बाद मैंने कहा पार्टनरशिप के अंदर हमने क्या क्या बनाया ये भी बता दो जरा। मैंने कहा अगर इनकम स्टेटमेंट में बात करूं तो एक बनता था ट्रेडिंग, एक बनता था P&L। सर हमने तो बनाया नहीं क्वेश्चन के अंदर, हमने तो सिर्फ P&L अप्रोप्रिएशन बनाया। अरे मैंने कहा याद करो स्टार्टिंग में जब हमने किससे डिस्कस करे थे तो उसके अंदर क्या क्या बातें करी थी कि सर ट्रेडिंग भी होता है, P&L भी होता है, और वो P&L एक ही बंदे में नहीं बढ़ता, वो प्रॉफिट सब में बढ़ता है। तो बांटने के लिए कौन सा अकाउंट बनाया? P&L अप्रोप्रिएशन। अब इसके बाद आपके पास आई, आपके पास बैलेंस शीट। हाँ सर हमने बनाई है, बैलेंस शीट तो बनाई है ना, मैच भी हो जाती थी, अब तो आ गई मैच होनी, है ना? चलो, ये हमने बातें करी पार्टनरशिप में। अच्छा आपको याद है ये आपकी बिजनेस स्टडी के चैप्टर चल रहे हैं, मतलब चैप्टर नहीं, वो टाइप्स ऑफ बिजनेसेस हुआ करता था, उसके अंदर हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप डिस्कस करते थे, पार्टनरशिप डिस्कस करते थे, उसके बाद हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी करके कुछ होता था। हाँ सर, जॉइंट वेंचर नहीं, जॉइंट स्टॉक कंपनी, यानी कि वो कंपनीज, यार सिंपल सी बात है। अब हमारे पास जो थर्ड पार्ट है वो आपका पूरा डिपेंड करता है कंपनीज के ऊपर, और हमने कंपनीज के बारे में काफी हद तक डिस्कशन शेयर्स वाले चैप्टर को स्टार्ट करते टाइम भी कर लिया था, याद है क्या? कंपनी क्या होता है? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, है ना? उसके साथ हमने कहा था वो दो भाई जो कंपनी बनाने निकले, है ना? उसके बाद जिन्होंने क्या करा, अपनी कंपनी बनाई और जो भी चीज करके उसके बाद रजिस्ट्रेशन, फिर हमने, लेकिन हम वहां पे पहुंच गए थे शेयर कैपिटल के पड़ाव पर। हमने आगे कुछ डिस्कशन नहीं करा था कि अब कंपनी में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है क्या? ऑब्वियसली सर यहाँ तो बनती है, और यहाँ तो बिल्कुल अलग ही लेवल पे बनती है, भोकाल लेवल पे, ठीक है? अब सर पहली बात तो ये कंपनी है, कंपनी एक ज्यादा रेगुलाइज्ड चीज है या फिर इनरेगुलराइज्ड चीज है? रेगुलराइज्ड। यहाँ पे एक बहुत सारे रूटीन्स है, सारी चीजें फॉलो होती है, और इसके ऊपर कौन लगता है? कंपनीज एक्ट लगता है। तो सर इसकी जो गाइडलाइंस होगी या इसकी जो रिस्ट्रिक्शंस होगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, वो ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे क्या? हाँ सर। तो क्या इसमें अब जैसे आप यहाँ पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता था या कैसे भी बना दिया करते थे, बस वो वर्टिकल सॉरी हमारा जो क्या रहता था उसके अंदर हॉरिजॉन्टल फिगर में बैलेंस शीट रहा करती थी, जिसके अंदर यहाँ लाइबिलिटीज लिखते थे, यहाँ एसेट लिख दिया करते थे, और उसके अंदर कोई प्रिस्क्राइब्ड रूल होता था कि क्या लिखना है क्या नहीं। जो आया एसेट उठा के डाल दिया, जो आया लाइबिलिटी उठा के डाल दी, जनरली यही करते थे। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ ऐसी कहानी नहीं होने वाली, यहाँ पे कहानी है बिल्कुल चेंज। यहाँ पे सब कुछ
फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से। इवन बैलेंस शीट का भी आपके पास क्या है, फॉर्मेट है। क्या है, जल्दी बोलो, बैलेंस शीट का भी क्या है, फॉर्मेट है। आ जाओ सर, अब हम यहाँ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे भी P&L अकाउंट बनता है क्या? हाँ सर। क्या ट्रेडिंग अकाउंट बनता है? मैंने कहा सब कुछ एक ही जगह बनता है। कैसे मतलब? यानी कि जितने भी आइटम है ये सारे एक ही जगह आ जाते हैं और उसको बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ P&L। यहां पे P&L अकाउंट नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, स्टेटमेंट ऑफ P&L। चलो जी, कोई डाउट यहां तक इसने में? इसके बाद यहां पे बैलेंस शीट को क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट। यहां तक किसी को कोई डाउट, परेशानी, समस्या हो तो अभी बोल दो, कुछ पूछना हो। चलो जी सर, आपने अभी एक डिस्कशन करा कि सर इसका कुछ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है। मैंने कहा बिल्कुल होता है सर। वो फॉर्मेट हमें भी बता दो, कहां पे होता है, कैसा होता है, हमें भी दिखा दो। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, पहले तो कहां पे होता है वो बताता हूं। कंपनीज एक्ट ने इसका फॉर्मेट प्रिस्क्राइब करके दे रखा है आप लोगों को। क्या बोला मैंने? कंपनीज एक्ट ने इसका फॉर्मेट प्रिस्क्राइब करके दे रखा है। कहां पे प्रिस्क्राइब्ड है सर? मैंने कहा प्रिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल नंबर 3। शेड्यूल नंबर 3 के अंदर। सर ये शेड्यूल नंबर 3, ये शेड्यूल्स क्या होते हैं? मैंने कहा जब एक एक्ट बनता है ना, या फिर एक लॉ बनता है, जब लॉ, एक्ट नहीं लॉ, अच्छा लॉ बड़ा या एक्ट? लॉ बड़ा होता है, ठीक है। कंपनी लॉ के अंदर कंपनी एक्ट भी आता है, कंपनी रूल्स भी आते हैं, कंपनी की गाइडलाइंस भी आती हैं और साथ में शेड्यूल्स भी आते हैं। रूल्स के अंदर ही दिए होते हैं शेड्यूल्स आपके, और उस शेड्यूल्स के अंदर क्या होता है, कोई भी फॉर्मेट प्रिस्क्राइब करना है, कोई भी फॉर्म प्रिस्क्राइब करना है तो उसके अंदर होता है। ऐसे ही एक आपका शेड्यूल नंबर 3 है जिसके अंदर किसका फॉर्म दे रखा है? बैलेंस शीट और P&L का, ठीक है। P&L बैलेंस शीट वाला, बैलेंस शीट P&L, क्लियर है। अब सर यानी कि कोई शेड्यूल नंबर 3 होता है, अभी ओपन करके देखेंगे, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। अब दूसरी बात सर, इसके भी 2 पार्ट है। कितने पार्ट है, जल्दी बोलो? 2 पार्ट। पार्ट नंबर ए, पार्ट नंबर बी। क्या लिखेंगे? पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी के अंदर आपको दे रखा है स्टेटमेंट ऑफ P&L का शेड्यूल, और पार्ट नंबर ए के अंदर दे रखा है आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई क्या? चलो अब एक एक करके इसके पार्ट को थोड़ा सा रेफर करते हैं कि कैसा होता है, क्या होता है, और हमें थोड़ा सा रट्टा भी लगाना पड़ेगा। अभी मैं अकाउंटिंग रेशियोज को शुरुआत नहीं कर रहा हूं, पहले हम एक डिस्कशन करेंगे, एक भौकाल डिस्कशन करेंगे किसके ऊपर, कि ये स्टेटमेंट ऑफ P&L कैसा दिखता है और स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस, मतलब ये जो अपनी बैलेंस शीट है ये कैसी दिखती है, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट ए की बैलेंस शीट के बारे में। हाँ जी, पढ़ी हुई है, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। जब शुरू कर रहे हैं तो अच्छे से ही शुरू करते हैं, फिर ऐसे ये टूटे फूटे में शुरू करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। चलो तो मैंने कहा आपके पास यहाँ पे बैलेंस शीट का शेड्यूल बनाते हैं। एक काम करते हैं, मेरे पास भी स्केल है, एग्जाम में तो यूज नहीं करा, अब यूज कर रहा हूँ। बना लो भाई, साथ में बना लो। एग्जाम में जो आएगा मैं आपको बता के चलूंगा, पहले जो चीज हम कर रहे हैं उसको फोकस करके चलो, ठीक है ना। बस चलो यहां लिख देते हैं पर्टिकुलर, और यहां पे आपका 2 साल, ओहो एक कॉलम रह गया, एक कॉलम बना के चलोगे, और ये आएगा नोट नंबर, इसको लिखोगे आपका करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। कोई डाउट यहां तक? करंट ईयर और प्रीवियस ईयर लिख लिया। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। सर मैंने कहा इसके अंदर हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, आराम से समझना, आराम से रट्टा लगाते हुए चलेंगे, ऐसे नहीं रुकेंगे, ठीक है ना। रट रखा है थोड़ा बहुत, हमने पहले आइडिया लिया था, बट फिर भी दोबारा एक बार रट्टे का फॉर्मेट दोबारा करके चलते हैं, ठीक है। मैंने कहा सबसे पहले कौन आते हैं? मैंने कहा सबसे पहले आती है लायबिलिटीज। लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। याद है वो बैलेंस शीट में हम ऊपर कुछ लिखा करते थे, लायबिलिटीज लिखते थे। हाँ सर यहाँ पे भी लायबिलिटीज लिखना, लेकिन लायबिलिटी का नाम क्या है? इक्विटी एंड लायबिलिटी।
तो इक्विटी क्या होता है, इक्विटी कुछ नहीं आपकी शेयर कैपिटल होती है, और लाइबिलिटी मतलब आपकी अदर लाइबिलिटी। तो इसी की वजह से यहां पर इसके 3 कंपोनेंट बन जाते हैं। कितने कंपोनेंट बन जाते हैं, 3 कंपोनेंट। पहला, इक्विटी का भी एक सेपरेट नेम है, बढ़िया सा नाम दे रखा है इन्होंने, उसको लिख देते हैं यहां पर शेयर होल्डर फंड। क्या, कोई बात नहीं, आराम से याद करते हैं। शेयर होल्डर फंड, इक्विटी को क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, शेयर होल्डर फंड। और लाइबिलिटी कितने तरीके की होती है, जल्दी बताओ, 2 तरीके की। कौन सी, नॉन करंट और करंट। चलो अब देखना है यहां पर, तो मैं इसका थोड़ा सा गैप बना देता हूं यहां पर, और इसको लिखते हैं यहां पे नॉन करंट लाइबिलिटी। पहले आएगी नॉन करंट लाइबिलिटी, फिर आएगी आपकी करंट लाइबिलिटी। कोई दिक्कत यहां तक? ये लो। अब एक एक करके पहले इसके अंदर के हेड को याद करते हैं, सिर्फ हेड याद करवाऊंगा, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा। उसके बाद जब हम अकाउंटिंग रेशो चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो इसके कंपोनेंट अपने आप हम सेपरेट आके यहाँ पर लिखते रहेंगे। 2 चैप्टर साथ में खत्म हो रहे हैं, एक चैप्टर नंबर 1 जिसके अंदर आपका सब हेड और हेड आता है, ठीक है, और दूसरा आपका ये वाला चैप्टर अकाउंटिंग रेशो, दोनों को साथ में खत्म करेंगे, ठीक है। चलो टाइम लगाएंगे लेकिन इतनी आसानी से नहीं करेंगे। अब देखना, हाँ वो तो हो ही जाता है, उसमें तो कुछ बचता ही नहीं है, ठीक है। चलो देखना, अब शेयर होल्डर फंड के अंदर 2 ही चीजें आती है। क्या बोला मैंने, शेयर होल्डर फंड के अंदर। अच्छा, ये शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या है, ये वो फंड है जो अपने शेयर होल्डर्स का है, मतलब अपने ओनर का है। और इसके अंदर 2 चीजें आएंगी, आपने शेयर्स वाली बैलेंस शीट के अंदर भी याद करा था, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। लिख देते हैं अंदर। चलो जी, कोई डाउट यहां तक? मैंने कहा क्या क्या बोलेंगे, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, 2 ही चीजें आने वाली हैं इसके अंदर। एक आपका एडवांस रिसीव्ड फॉर शेयर अलॉटमेंट वगैरह वो सारी आइटम, वो आपके सिलेबस से बाहर है, तो मैं सिर्फ आपके सिलेबस वाली चीजें लेके चल रहा हूँ, ठीक है। मैं उसके अलावा कुछ नहीं लेने वाला, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा नॉन करंट लायबिलिटी के बारे में बात करते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी कौन सी होती है, पहले तो इसको लिख देते हैं, जो कि 12 मंथ से ज्यादा वाली होती है। यहां तक कोई डाउट? इसके बाद मैंने कहा नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर क्या क्या आएगा। नॉन करंट लायबिलिटी में ऐसे याद करोगे, सबसे पहले तो 2 चीजें आएंगी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, साथ में बोलोगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म तो अभी नहीं आएगा, यहाँ लॉन्ग रहेगा सब कुछ, ठीक है, क्योंकि 12 महीने से ज्यादा है। कोई बात नहीं था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म और इसके अंदर आप एक और डाल दोगे, बस आपका वो कौन आ जाएगा, अदर। अब कुछ ना दिखे तो अदर नॉन करेंट लायबिलिटी। कोई डाउट यहां तक? इसके अंदर क्या आता है, कैसे आता है, सब हम डिस्कस करेंगे आफ्टर दी, मतलब ये इसका फॉर्मेट बस इतना याद रखेंगे, पहले फेस ऑफ द बैलेंस शीट याद रखेंगे, फिर कंपोनेंट हम अकाउंटिंग रेशो के साथ याद करेंगे, ठीक है। चलो इसके बाद ये हो गया सर आपके, पहले फेस को रिवाइज करते हैं एक बारी। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटी। लायबिलिटी 3 तरीके की, इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड, लायबिलिटी का मतलब नॉन करंट और करंट। और नॉन करंट के अंदर 2 चीजें, मतलब 3 चीजें, कौन सी जल्दी बोलो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन और अदर। चलो जी, बहुत बढ़िया। इसके बाद मैंने कहा करंट लायबिलिटी के ऊपर बात करते हैं। सर ये करंट लायबिलिटी के अंदर क्या क्या आने वाला है, मैंने कहा करंट लायबिलिटी में एक तो ऊपर वालों का रिवर्सल मार दो। ऊपर वालों का रिवर्सल मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग है तो शॉर्ट टर्म कर दो, कम। चलो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, फिर और क्या आएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। और मैंने कहा ये भी तो लिख ही सकते हैं, अदर वाले को अदर कर दो, अदर करंट लायबिलिटी लिख दो नीचे। तीन चीजें तो याद हो गई। सर एक रह गया, याद है वो क्रेडिटर वगैरह जो होते थे, बट उसका एक बड़ा हेड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड पेबल। क्या बोलेंगे,
ट्रेड पेबल। चलो जी, कोई भी डाउट परेशानी समस्या तो अभी पूछ डालो यहीं पर ही, कुछ भी नहीं, इसमें क्या ही डाउट है, इसमें तो बस रट्टा लगाना है हमने। ठीक है, चलो तो ये हो गया सर हमारा लाइबिलिटी वाला फेस खत्म, पूरा खत्म। ठीक है, अब इसके आगे हम दूसरे फेस की ओर बढ़ते हैं और उसका नाम क्या है? हाँ, इसी में कंटिन्यू कर देंगे। वही है, बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट तो ऐसी एक ही साइड ही, ये वर्टिकल कॉलम बैलेंस शीट है। बाद में टोटल कर देंगे, वो टोटल लिख रहा हूँ मैं नीचे, बैलेंस शीट बना लूँ ना एक बारी। चलो, तो मैंने कहा यहाँ पर बस अब आपकी सारी लाइबिलिटीज आ गई। सारी लाइबिलिटीज पोस्ट कर देने के बाद बस नीचे लाकर यहाँ पे क्या कर देना, टोटल कर देना, और टोटल लाके दोनों साल टोटल यहाँ पे आ जाएगा आपका डबल लाइनर के साथ। ओके, इसके आगे बात करूं, अब किसकी साइड आएगी? एसेट की साइड है। सर मेरे को ये बताओ, एसेट कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के। कौन से जल्दी बोलो? नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। ठीक है सर, हेड तो बन गए अपने, मेजर हेड बन गए। देखना यहाँ पर, इसको उसी कलर से करूंगा, सेम ही, चेंज नहीं करूंगा। पहले तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? अब सेकंड पॉइंट आएगा आपका, कौन आएंगे? एसेट्स आएंगे। कौन आएंगे जल्दी बोलो? एसेट्स आएंगे। अब एसेट्स के अंदर हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं जल्दी बताओ। एसेट के अंदर दो तरीके के एसेट है। कौन से? नॉन करंट एसेट्स गैप छोड़ के लिखना अच्छा खासा। आ जाओ सर, दो हो गए। हमने कहा कौन से? एक तो हो गया नॉन करंट एसेट, एक होता है करंट एसेट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, नॉन करंट एसेट को नीचे याद करवाता हूं यहां पर। सर नॉन करंट एसेट के अंदर दो तरीके, ये याद करने की टेक्निक है, ये नाम नहीं है वहां के, नाम पे आऊंगा अभी, रुकना। पहले अपने माइंड में बैकएंड पे आपको एक फॉर्मूला फिट करना है। दो तरीके के एसेट होते हैं जो आप 11th क्लास से सीख के आए हो। नॉन करंट एसेट में दो तरीके के एसेट होते हैं, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। सही बोल रहा हूं क्या? हाँ सर, नॉन करंट एसेट के अंदर आपके पास दो तरीके के एसेट है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। जब भी याद करोगे ना इसको तो ऐसे ही याद करना। वैसे तो अपनी रिकॉर्डेड जाने वाले, कोई दिक्कत नहीं, इसी को फास्ट फॉरवर्ड करके रिवाइज कर लेना। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मैंने कहा टेंजिबल और इंटेंजिबल। अब टेंजिबल का मतलब क्या है? जिसको टच कर सकते हैं, और इंटेंजिबल बोलते तो जिसको टच नहीं कर सकते। अब ध्यान से सुनना, टेंजिबल का लेकिन यहां पर नाम बदल दिया इन्होंने, कंपनीज एक्ट वालों ने, और जिन्होंने क्या कह दिया? पीपीई, और इसका नाम वही है, इंटेंजिबल। कोई डाउट यहां तक? टेंजिबल एसेट को क्या बोल दिया इन्होंने? पीपी। ये पीपीई क्या है? यहां पे ध्यान से सुनना है, यहां पे लिखते हैं फुल फॉर्म में। नॉन करंट एसेट के अंदर आपके पास आएगा सबसे पहले प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्लीज 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 बातें नहीं देखना, मैंने कहा पीपी, शॉर्ट फॉर्म में बोला पीपी, और इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये नाम चेंज करके अमेंडमेंट कर दी। ठीक है, चलो जी, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इंटेंजिबल एसेट का नाम क्या है? इंटेंजिबल ही है, कोई दिक्कत नहीं, उसको वही लिख देते हैं। अब एक चीज ध्यान से सुनना मेरी आगे। सर एक तो हो गया पीपी, एक हो गया इंटेंजिबल एसेट। अब मैंने कहा जो बिल्कुल कंप्लीटेड है उनको तो बोलेंगे पीपी, यानी कि ये कौन से हो गए? कंप्लीटेड वाले। और जो अंडर डेवलपमेंट है उसको क्या बोलेंगे? कौन से वाले? ध्यान से सुनना, मैंने कहा एक तो हो गया आपका टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट होते हैं। टेंजिबल को, कंप्लीटेड वाले को तो क्या बोलते हैं? पीपी, और इंटेंजिबल को तो इंटेंजिबल ही बोलते हैं। अब अगर वो अंडर डेवलपमेंट है, मतलब अभी रेडी हो गया या बन रहा है? बन रहा है अभी। जैसे मान के चलो मेरी कोई बिल्डिंग थी, वो बन रही है, तो बिल्डिंग अंडर डेवलपमेंट, उसको क्या बोलेंगे? ध्यान से सुनना, यहां पर उसको बोल देंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। क्या बोलेंगे जल्दी बोलो? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस लिख देते हैं।
और जो अंडर डेवलपमेंट वाले और दूसरे वाले कौन से हो गए, इंटेंजिबल एसेट्स को क्या बोलेंगे, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। मतलब एक ही बंदा है जो दिक्कत देता है, जिसके नाम बार बार बदलता है, टेंजिबल एसेट। इसका बेचारा सिंपल सा है, कंप्लीटेड है तो इंटेंजिबल एसेट, और अगर अंडर डेवलपमेंट है तो लिखेंगे इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। ये लो जी, ये हो गई बात आपकी कंप्लीट। ठीक है, तो अब 4 पॉइंट तो मैंने ऐसे ही याद करवा दिया, अब आपको याद हो गए होंगे। अब हम समरी बनाते हैं। मैंने कहा क्या, टेंजिबल इंटेंजिबल, उसी से 4 पॉइंट निकल जाएंगे। कैसे, टेंजिबल को बोलते हैं पीपी, इंटेंजिबल को बोलते हैं इंटेंजिबल, उसके बाद अंडर डेवलपमेंट वालों को बोल देंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और उसको क्या बोल देंगे, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। लिख देते हैं, तो यहां क्या आ जाएगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और डी आ जाएगा इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। लो जी, यहां तक कोई डाउट? चार पॉइंट कंप्लीट। ठीक है, अब 2 पॉइंट रह गए। कितने पॉइंट रह गए, 2 पॉइंट रह गए। अब मैंने कहा नॉन करंट एसेट, अब नॉन करंट एसेट्स के अंदर हमने ये कौन से होते हैं, 12 मंथ से ज्यादा। तो मैंने कहा अब ऐसे याद रखने के लिए मैंने कहा ये एसेट बड़ा अमाउंट है। अब या ऐसा बोलते हैं, ऐसा नहीं, मैंने कहा कहीं ना कहीं मैंने कुछ ना कुछ पैसे अगर इन्वेस्ट कर रखे होंगे तो क्या वो भी यहां पर आएंगे क्या, हाँ सर, तो इन्वेस्टमेंट वाले अमाउंट भी यहां पर आ जाएंगे। तो मैंने कहा ई पॉइंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब बस एक पॉइंट रह गया, हर जगह अदर को इंक्लूड करना मत भूलना। ठीक है, अदर यहां पर भी आएंगे। ठीक है, अदर का कौन सा मतलब, ये 1 मिनट, एक पॉइंट और रह जाएगा, लॉन्ग टर्म सर ये एसेट में कैसे आ गया, आधे बच्चों का सवाल, कोई बात नहीं, जो हमने लोन दे रखे हैं, ठीक है, ये वो है। ठीक है, और इसके बाद लिख देना अदर नॉन करेंट एसेट्स। चलो जी, कोई डाउट यहां तक, याद करने में कोई परेशानी हुई क्या दिमाग को? नहीं, बस 2 चीज़ें याद करनी थी बेसिकली नॉन करंट एसेट के अंदर, एक तो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट और एक लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। उसके बाद तो अदर ही है, और वो 4 चीज़ों को तो हमने पैटर्न बना के याद कर ही लिया। हो गए सारे पॉइंट याद, कवर हो गए। चलो इसके बाद आ जाते हैं करंट एसेट के ऊपर, और बैलेंस शीट को कर देंगे हम खत्म। ठीक है, अब बहुत सिंपल है, यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर क्या होने वाला है, ध्यान से सुनना सर। करंट एसेट के अंदर सबसे पहली चीज तो याद करो, जो आपने लायबिलिटी साइड लिखा था ट्रेड पेबल, उसका उल्टा हो जाएगा ट्रेड रिसीवेबल। कर दें, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल। इसके बाद आपका बी आ जाएगा। अच्छा, इसके पॉइंट याद रखना, इसके 5 पॉइंट होते हैं। कितने पॉइंट होते हैं, 5 पॉइंट। चलो, तो मैंने कहा एक तो हो जाएगा आपका ट्रेड रिसीवेबल, दूसरा आ जाएगा मैंने कहा शॉर्ट टर्म इसके लिए ट्रिक बना लेंगे, कोई बात नहीं, बनाई थी शायद हमने, बट दोबारा बना लेंगे। ठीक है, एक तो हो गया ट्रेड रिसीवेबल, दूसरा हो गया शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और आपका सी आ जाएगा मैंने कहा इन्वेंट्रीज, डी आएगा आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, और किसको नहीं भूलना है, अदर तो कभी भूलना ही नहीं है। ठीक है, तो अदर चलो, इसके बाद लास्ट में क्या डाल दोगे, जल्दी बोलो, टोटल। ये लो भाई, ये हो गया आपका काम खत्म।
कोई भी डाउट परेशानी समस्या तो अभी बता दो। ये रही आपकी बैलेंस शीट आपके सामने। क्या चीज करेंगे, कोई नहीं, वक्त तो आने दो। चलो क्या ये नहीं, क्या हुआ, तबीयत खराब है? पेपर हो गया होना भी, कब है? चलो डन है, हो गया, कुछ डाउट? ओके एक बार शॉर्ट रिकैप मारते हैं, फिर उसके बाद अब हम अपने अकाउंटिंग रेशो चैप्टर के ऊपर बढ़ेंगे। बट उस पर बढ़ने से पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या चीज। अभी हमने क्या देखा है, पार्ट ए बैलेंस शीट देखी है। अब उसके बाद देखेंगे क्या, पार्ट बी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ठीक है चलो पहले अब इसको एक बार रिकैप मार लेते हैं फटाफट से। हमने कहा पहले हमने लायबिलिटी लिखा, तो लायबिलिटी के अंदर आया इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसके साथ हमारे पास क्या क्या आता गया, तीन चीजें मेन, कौन सी, शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। इसके बाद हम लोगों ने बात करी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर तीन चीजें डिस्कस करी, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन और अदर। उसके बाद इसको याद करना बड़ा आसान था, इन तीनों को तो अपोजिट कर दो और एक ऐड कर दो ट्रेड पेबल, है ना। उसके बाद हमने नॉन करंट एसेट को कैसे याद करा, वही टेंजिबल और इंटेंजिबल, डेवलप्ड हो गए या फिर अंडर डेवलप्ड है। ठीक है उसके साथ हमने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को याद रखा, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस को याद रखा, और साथ में आ गया अदर। ये अदर पीछा नहीं छोड़ने वाला, ये ध्यान रखना। इसके बाद करंट एसेट के अंदर कौन कौन आ जाएगा जल्दी बताओ। मैंने कहा ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स, इन्वेंट्री। इसकी अगर हम ट्रिक बनाना चाहे कोई तो टी और एल, हाँ आई सी ओ, एक सेकेंड, कुछ भी मतलब, हाँ कॉइल हो सकता है, कॉइल ये बेटर है। हाँ टी कॉइल कर देते हैं, है ना, बेटर रहेगा। तो लिख देते हैं यहाँ पे TCOIL। ठीक है चलो तो टी कॉइल हो जाएगा। इससे याद रखेंगे कि हमें अपने नॉन करंट एसेट्स को कैसे याद रखना है, टी कॉइल। ठीक है इसी के अंदर ऐड कर देना यहीं पर ही। ओके आगे बढ़ जाते हैं, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब मैंने कहा दूसरा पार्ट कौन सा करना है हम लोगों को, पार्ट नंबर बी। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। चलो अब सर इसकी बात पहले इसकी मोहमाया समझते हैं। मतलब सर इसका ना एक फ्लो है, पहले वो समझ जाएंगे। ये फ्लो पता क्या है, आप एक बात बताओ, इसमें आपका मोटिव पता क्या है। आपका मोटिव है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, जल्दी बोलो। प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, आफ्टर टैक्स वाला प्रॉफिट। ठीक है तो सबसे पहले प्रॉफिट कमाने के लिए क्या क्या आपने कमाया होगा वो ऐड करोगे। तो सबसे पहला फ्लो क्या है, इसका फ्लो लिख रहा हूं यहां पर। इसका फ्लो ऐसे होने वाला है, आप लोगे सबसे पहले तो सारे रिवेन्यू। सर ये रिवेन्यू क्या होता है, मतलब जो भी आपके पास पैसा आया, ठीक है उसको टोटल करोगे, साथ में आप उसमें से माइनस करोगे क्या, एक्सपेंसेस। तो आपको पहले सेकंड पॉइंट पे क्या लिखना पड़ेगा, एक्सपेंसेस। सर कौन से एक्सपेंसेस, मैंने कहा ऑल एक्सपेंसेस। उसके बाद प्रॉफिट में से रिवेन्यूज में से एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो क्या आता है, प्रॉफिट। बट हम यहां पे प्रॉफिट को क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इस प्रॉफिट पर, ये जो प्रॉफिट है इसके ऊपर क्या लगाओगे,
टैक्स, जो भी परसेंटेज तरीके टैक्स लगा देंगे, और उसके बाद जो बच के आएगा वो क्या होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फ्लो समझ में आया? पहले यही फ्लो है, क्योंकि ये बिल्कुल मैंने आपको पीएनएल रटवा दिया, सच बताऊं तो। देखना क्या था इसके अंदर, पहले रेवेन्यू, रेवेन्यू में से क्या माइनस करा, एक्सपेंसेस, तो दोनों को लिखना पड़ेगा, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दोनों लिखेंगे अलग अलग, ठीक है। पहला पॉइंट ये बनेगा, दूसरा पॉइंट ये बनेगा। इसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, उसमें से फिर टैक्स लिखेंगे और उसको फिर उसमें से माइनस करके क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आ जाओ सर, इसको फॉर्मेट बनाते हैं। चलो करें स्टार्ट। यहां पे लिखोगे सबसे पहले ऊपर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, और नीचे आ जाएगा आपका फॉर द ईयर एंडेड। अच्छा उसमें लिखा था पीछे वाले में, मेरे ख्याल उसमें छोड़ दिया। बैलेंस शीट के नीचे भी तो लिखेंगे ना, बैलेंस शीट क्या लिखते थे यहाँ पर, एज ऑन, ठीक है, अमेंड कर देना उसमें। चलो तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल फॉर द ईयर एंडेड, और यहाँ पे वही आ जाएगा आपका करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, यहाँ पे आ जाएगा आपका नोट नंबर, और यहाँ पे क्या लिखोगे, ये लो जी। अब इसके अंदर हम एक एक करके अपने आइटम पोस्ट करने वाले। मैंने बोला था ना सबसे पहले क्या आएंगे, रेवेन्यू, कितना कितना पैसा आया, तो सबसे पहले लिखोगे रेवेन्यू। तो पॉइंट नंबर 1 आएगा आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब ये कुछ नहीं होता, ये आपकी सेल्स होती है, बट नाम इसका सेल नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आप इसके अंदर से, अब दूसरी चीज, सर रेवेन्यू सिर्फ ऑपरेशन से ही आ सकता है, कुछ अदर इनकम भी हो सकती है, अदर इनकम भी हो सकती है, तो सेकंड पॉइंट आएगा आपका अदर इनकम, और यहीं पर आपका थर्ड पॉइंट बन जाएगा टोटल रेवेन्यू। और टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा, सिंपल, क्लियर। चलो जी, ये आ गया आपका टोटल। इसके बाद आप क्या करोगे, फोर्थ पॉइंट लिखोगे, फोर्थ पॉइंट के अंदर आएगा क्या, एक्सपेंसेस। क्या लिखा हमने, एक्सपेंसेस। अब यहां पे आप एक्सपेंसेस की सारी लिस्ट डाल दोगे, जो भी एक्सपेंसेस होंगे, है ना, इसकी कोई सब हेडिंग नहीं है, यही अमाउंट आएंगे इसके अंदर आएगी बस सब हेडिंग, जो मैंने यहाँ बोला, यहाँ पे नाम आएंगे कुछ, अभी डिस्कस करने वाले हैं उनको, ठीक है। चलो इसके बाद हम उन एक्सपेंसेस का क्या कर देंगे, यहाँ पर टोटल नहीं, पहले टोटल निकाल देंगे, एक्सपेंसेस का टोटल भी तो लिखना पड़ेगा ना, तो एक एक्सपेंस का टोटल लिख दोगे यहाँ पर। उसके बाद आपका फिफ्थ पॉइंट आ जाएगा, और वो क्या आएगा जल्दी बताओ, अब माइनस करके निकालेंगे तो वो क्या बचेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हाँ वो यहाँ पे आके करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर करेंगे। अब देखो आपके एक्सपेंसेस का हेड नंबर क्या था, 4, और टोटल रेवेन्यू का हेड नंबर क्या था, 3, तो 3 - 4 कर देंगे, ये लो जी, 3 - 4 ये हो गया। इसके बाद आपका मैंने कहा सिक्स्थ पॉइंट के ऊपर आता है, सिक्स्थ पॉइंट के अंदर क्या आएगा, अब टैक्स लगाना था तो टैक्स लगाओ पहले। सर टैक्स निकलेगा कैसे, मैंने कहा ऊपर जो फिफ्थ पॉइंट आया है उस पर आप अपना टैक्स रेट मल्टीप्लाई करा दोगे, सही बोल रहा हूं क्या, कोई डाउट। इसके बाद आप क्या करोगे, 7th पॉइंट आएगा और आपका पीएनएल स्टेटमेंट खत्म हो जाएगी। 7th पॉइंट के अंदर क्या है, जल्दी बोलो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और इसको कैसे निकालोगे, मैंने कहा 5th
में से 6th को माइनस कर दो, तो क्या बच के आएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। सर इसके अलावा इसमें कुछ नहीं करना होता क्या? मैंने कहा कुछ नहीं है, बस काम खत्म हो गया। हाँ जी, एक्सपेंसेस, कौन से एक्सपेंसेस लिखेगा? हाँ लिखवा रहा हूँ, रुजा सबर रख भी लिखेंगे। वैसे उसकी ज़रूरत कुछ नहीं होती, फिर भी मैं 2-3 नाम लिखवा देता हूँ यहाँ पर आपको, जिसका आप आइडिया देख लोगे और बचे हुए अदर में डाल देना। जैसे कि एक आता है आपके पास चेंज इन इन्वेंट्री, दूसरा लिखना पड़ता है यहाँ पर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तीसरा आएगा आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, चौथा आएगा आपका डेप्रीसिएशन। ठीक है, बस इतना ही बहुत है। इसके बाद यहां लिख देना अदर्स। क्या लिख दोगे? अदर्स। ये लो भाई, कोई डाउट यहां तक? ये आपका बन गया क्या? P&L स्टेटमेंट बन गई। सिंपल थी स्टेटमेंट ऑफ P&L, तो कुछ था ही नहीं इसके अंदर। तो पहले रेवेन्यू, फिर उसके बाद एक्सपेंसेस माइनस करा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स लगा, उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। याद रखना इसको। अब सर हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब बेसिकली ये हमारे ये जो बेसिक हो गए, इसके अंदर आज मैं आपको सिर्फ एक बेसिक रेशो करवा रहा हूँ, लेकिन अभी इसके डिटेल्ड जो क्वेश्चंस हैं वो आज भले पता नहीं मेरे को हो पाए ना हो पाए, क्योंकि बट उसके अलावा हम ये जरूर डिस्कस करेंगे कि पहले नॉर्मल सॉल्विंग कैसे करनी है। डन है क्या? अब सर अकाउंटिंग रेशोज, पहली बात एक बात बताओ, क्या अकाउंटिंग रेशो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होते हैं या नहीं होते हैं? पहला सवाल। अच्छा अकाउंटिंग रेशो होते क्या है? पहली बात तो है ना, उसके बाद ही तो बात कर पाएंगे इस बारे में, है ना। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ। अब हमारा चैप्टर का नाम क्या है? अकाउंटिंग रेशोज। सर प्लीज टेल मी कि एक बात बताओ कि अकाउंटिंग रेशो होते क्या है? सर दीज आर द रेशोज दैट रिफ्लेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, दैट रिफ्लेक्ट द कंडीशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, यहां लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। लिख लो साथ में, अकाउंटिंग रेशोज मीन्स ratios that reflect की जगह indicate बोलते हैं, that indicates financial position of a business। ठीक है, तो सर वो फाइनेंशियल पोजीशन तो बैलेंस शीट भी बता दी थी। मैंने कहा उस बैलेंस शीट को एनालाइज करके ये आपको बताता है कि भाई साहब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है कैसी, एक्चुअली वो कंडीशन इंडिकेट क्या कर रही है। ठीक है, तो क्या ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होते हैं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इज इट अ पार्ट ऑफ आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट? है क्या पार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? हम बोलेंगे यस, ठीक है, क्योंकि ये भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करने की न्यू गाइडलाइंस आ गई हैं कि अब सबको अपने अकाउंटिंग रेशोज भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सेट के साथ अपलोड करने होते हैं एज इन द कंपनीज एक्ट। ठीक है, मतलब जो एमसी का पोर्टल होता है उसके ऊपर अपलोड करने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे यस, बस सिंपल सा यस लग देता है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सर ये अकाउंटिंग रेशोज कितने तरीके के होते हैं? क्या बोल रहे हैं हम? कितने तरीके के होते हैं जो हमें प्रेजेंट करवा के रखने पड़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, टाइप्स ऑफ
लिखेंगे यहां पर टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज। देखना सर, अकाउंटिंग रेशियोज हमारे पास चार कैटेगरीज में कैटेगराइज है, उसके अंदर अलग अलग रेशियोज आते हैं, वो बात अलग है, बट कैटेगरी कितनी है? 4 कैटेगरीज हैं। चलो जी, उस कैटेगरी को बना लेते हैं सबसे पहले। देखना सर, सबसे पहले आते हैं हमारे कुछ लिक्विडिटी रेशियोज। कौन से रेशियोज आते हैं, जल्दी बोलो? लिक्विडिटी रेशियोज। इसके बाद अगले आते हैं हमारे सॉल्वेंसी रेशियोज। फिर आते हैं हमारे पास टर्नओवर रेशियोज। फिर आते हैं हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। सर ये चारों के चारों रेशियो पता है इस नाम पर आधारित है कि ये आपको पता है क्या समझा रहे होते हैं कि हम किस चीज को इंडिकेट करा रहे हैं या फिर किस चीज की कंडीशन समझा रहे हैं। ऊपर क्या बात करी थी कि अकाउंटिंग रेशियोज क्या बताते हैं? कंडीशन। और 4 सर्टेन अलग अलग तरीके के टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर ये कंडीशंस को एक्सप्रेस करते हैं। पहला लिक्विडिटी के ऊपर। ये लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? पानी। बहुत बढ़िया, जो एसेट्स कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं उनके रिगार्ड में बात करते हैं कि आपका जो बिजनेस है वो कितना लिक्विड है, यानी कि क्या उसको कोई कैश क्रंच तो नहीं आ रहा होता। कैश क्रंच इन सेंस, मान के चलो मेरा ये बिजनेस चल रहा है और इसमें मेरे पास मेरा वर्कर है, मेरे टीचर्स हैं और मेरे ये सब लोग जो एम्प्लॉयज़ हैं, रेंट पेबल है, क्या मैं इनको टाइमली पे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? दिस विल इंडिकेट क्या? लिक्विडिटी रेशियोज। ये यहाँ पर अगर आप टाइमली पे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे ये कौन इंडिकेट करके बताएगा आपको? आपकी लिक्विडिटी रेशियोज बताएंगे जब आप इनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कैलकुलेट करोगे। और लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर मैं बात करूं, मैं इनको जब भी स्टार्ट करूंगा तब मैं समझाऊंगा। अभी मैं लिक्विडिटी रेशियो स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं उसी के अंदर आपको डिटेल में समझा रहा हूं कि लिक्विडिटी रेशियो का मतलब तो समझा दिया क्या कि आपकी जो कैश क्रंच है क्या वो आपको तो नहीं फेस करना पड़ेगा। वो कौन बताता है? लिक्विडिटी रेशियो। आ जाओ सर, अब लिक्विडिटी रेशियो के मेन हेड बनाते हैं और लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर क्या क्या आता है लिखते हैं। अब लिक्विडिटी रेशियो के अंदर आपके पास आता है सबसे पहला करंट रेशियो। कौन सा आएगा, जल्दी बोलो? करंट रेशियो। और बड़ा ही सिंपल है करंट रेशियो का फॉर्मूला। करंट रेशियो का मतलब होता है करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। लिख दो, एसेट्स अपॉन में करेंट लाइबिलिटी, और शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं CA बाय CL। ठीक है, CA बाय CL। क्या बात है, बढ़िया है ना? CA हुए हैं, कहाँ से कंपनी लॉस है। चलो, तो CA बाय CL बोल सकते हो आप इसको। और क्या आपको इसके कंपोनेंट मुझे याद कराने की जरूरत है या आपको हो गए याद कि करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है और करंट लाइबिलिटी के अंदर क्या क्या आता है? सर हमें कैसे हो गए याद? मैंने कहा अभी देखो, अभी दिखाता हूं। मैंने बोला था ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक एक पार्ट डिस्कस करता हुआ चलूंगा। और अब ध्यान से सुनना, अब वो वक्त आ गया। मैंने कहा सीए के अंदर क्या क्या आता है, जल्दी बोलो। मैंने कहा टी कॉइल। क्या बोलेंगे? टी कॉइल। और टी का मतलब क्या था हमारा? ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। और ओ का मतलब था अदर, आई का मतलब था इन्वेंट्री, और एल का मतलब था हमारा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। कोई डाउट यहां तक? इजी है क्या? चलो जी, ये हो गया आपका टी कॉइल। और उसके साथ हम लोगों ने याद करी थी करंट लायबिलिटी। क्या मैंने आपको वो भी याद करा दी क्या? हाँ सर, क्या होती है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस और अदर्स। और उसके साथ एक ऐड हो जाता था ट्रेड पेबल। अब सर एक एक के कंपोनेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जरा, छोटा छोटा सा। ठीक है, तो मैं करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है मैं यहां दोबारा लिख देता हूं। मतलब इतने मेहनत तो नहीं करने वाला हूं ऑब्वियसली।
ओ शिट, रहने दो, एक काम करते हैं, ऊपर से रेफर मान लोगे, रेफर फ्रॉम बैलेंस शीट लिख देता हूं यहां पर, ठीक है ना, ज्यादा बढ़िया है। इसके बाद CLB वही रेफर बैलेंस शीट। अब इनके कुछ कुछ आइटम्स है जो मैं आपको एक्सपेंड करके समझाऊंगा। 2 आइटम है बेसिकली जो मुझे समझाने हैं आपको। एक तो होता है ट्रेड पेबल। सर ट्रेड पेबल के अंदर ना 2 चीजें आती हैं। क्या आती है ट्रेड पेबल के अंदर? कितनी चीजें? 2 चीजें। ये पेबल्स है ना, और पेबल्स याद करो आपके 2 हुआ करते थे। कौन से? एक तो होता था क्रेडिटर, और साथ में हो गया एक ऐड कर दोगे बिल्स पेबल। क्या ऐड कर दोगे? चलो, इसके साथ आपको एक चीज और बता देता हूं, ट्रेड रिसीवेबल। गेस कर सकते हो क्या आएगा? ट्रेड रिसीवेबल के अंदर डेटर्स आ जाएंगे, क्रेडिटर का उल्टा कर दो तो डेटर्स हो जाएगा, और साथ में बिल्स का उल्टा करोगे तो बिल्स रिसीवेबल। लो जी, काम खत्म। तो डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, ये याद रखना, ठीक है। एक और कंफ्यूजन पैदा होती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंस के अंदर, तो उसका अभी हम डिटेल में करेंगे कैश फ्लो के अंदर कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंस के अंदर क्या क्या आता है, बट एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूं कि उसके अंदर क्या क्या होता है। तो देखना यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, ये लो। इसके अंदर आपके पास 2 चीजें आने वाली हैं, ध्यान से देखना। सर एक तो आएगा आपका, मैं 2 चीजें ही डिस्कस करूंगा, उसके अलावा फिर हम वहां पे डिस्कस करेंगे। एक तो आता है कैश इन हैंड प्लस कैश एट बैंक। क्या बोला हमने? कैश इन हैंड प्लस कैश एट बैंक, ठीक है। और कोई करंट इन्वेस्टमेंट होती है तो वो भी इसी के अंदर ही आते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट जो होती है वो भी इसी के अंदर आती है। तभी अगर कोई बोल रहा हो कि सर आपने वहाँ पे करंट इन्वेस्टमेंट नहीं लिखी, वो भी उसका पार्ट बनता है, तो मैंने यहाँ पर उसके अंदर मैं इसको इंक्लूड कर मान के चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ही आती है वो करंट इन्वेस्टमेंट भी। क्लियर है क्या? चल, कोई डाउट यहाँ तक? सर एक रेशो मैंने आपको समझाया, कौन सा? सर करंट एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी, ठीक है। एक काम करते हैं, इतना अच्छे से रिवाइज करके ना, आज कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, एग्जाम चल रहा है, आराम से रिवाइज कर लेना उतने को, ठीक है। सांस ले लो आराम से, और इतना ही बहुत है आज के लिए।